नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों के बीच अभी ज्यामिति का चैप्टर चल रहा है, इसमें मैंने त्रिभुज से संबंधित सवालों को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 6.3 के सवाल हैं। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आपका जो क्लास है कंटिन्यू 1.1 से चल रही है और ये तमाम क्लासेस आपको हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप अगर चाहते हैं कि आप अगर अपनी पढ़ाई शुरुआत से करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ पे आपको 10th मैथमेटिक्स 2023 का नाम लिस्ट मिलेगा। आप जैसे उस प्लेलिस्ट में इन करेंगे तो आपको सभी चैप्टर के तमाम सवाल आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो अपनी सुविधानुसार जिस भी सवाल में आपको डाउट है आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में पहुँच सकते हैं। तो चलिए और समय को ना लेते हुए चाहूँगा इस क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन विषय में जान सके और वे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ है। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को देखा जाए। ठीक है, समझना है इसमें। प्रश्नावली 6.2 बार 2 में मेरे से हो जाता है नहीं। अच्छा 6.3 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर कितना है 4। पहले क्वेश्चन थोड़ा समझो, इसमें क्या क्या बात लिखा हुआ था। तो सबसे पहले एक फिगर पे आते हैं, समझना। इनका जो चित्र है बताओ क्या हो गया। अभी तो इसको दिए पूरा ढाला दिए, काम निकलता है और सोचते हैं 4 अच्छा हवाई नहीं करो, संस्कारी बच्चे की तरह बनने की कोशिश करो। बन गए ना सर। हाँ, एगो रिया से बनी है और तुम लोग भी आओ उसी कैटेगरी में। तरकारी नहीं बोले, संस्कारी। समझना। तो ये बस इनका चित्र है और सवाल को पढ़ो और इस चित्र में क्या दिया हुआ है ये फिर से पहले समझ लो। उसके बाद इस चित्र में क्या चीज़ निकालने के लिए कहा गया है ना, वो कैसे निकलेगा समझना। तो सबसे पहली बात की आकृति 6.36 जो आकृति है ये बोला, इस आकृति में बोला QR/QS, QR/QS इतना तो है, बराबर QT/PR। QT थोड़ा लंबा भुजा है, बटे क्या हो गया PR, इधर से हो गया। तो बोला कि इतना बात जो लिखा हुआ है, तो और साथ ही साथ क्या लिखा, बोला कि कौन एक बराबर कौन दो आपस में बराबर, यानी कौन एक जो यहाँ पर Q पे बन रहा है, ये बोला कौन दो जो यहाँ पे बना हुआ, क्या नाम है इसका PRS, ये कौन बना हुआ है ना, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। बस इतना ही बात लिखा हुआ था। तो इसमें दिखाने के लिए बोला गया कि दिखाओ त्रिभुज PQS समरूप है TQR का। QPS क्या था, PQS मतलब एक छोटा वाला त्रिभुज है ना, हुआ किसका समरूप है TQR का। TQR मतलब बड़ा त्रिभुज, मतलब छोटा त्रिभुज जो समरूप है किसका, बड़े त्रिभुज का। इस बात को निकालना है, ठीक है। तो समरूप होने का जो 4 शर्त था, चारों शर्त में से जो भी नियम इसमें लागू हो जाए उसी माध्यम से बोल देंगे कि ये दोनों इस प्रकार से जो क्या होगा ये समरूप हो गया। तो चित्र को देखो और सोचो कि क्या इसमें लागू हो सकता है ना। इसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा इसमें। चलो
तो सबसे पहले जो दी गई आकृति में कौन कौन सा बात दिया गया था? दी गई आकृति में यहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन जो 1 है कौन 2 की क्या बराबर है, और भुजा के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था शायद। हाँ, क्या था इसका? क्यू आर बटे क्यू एस, ये था क्यू आर बटे उसके बाद क्या था? क्यू टी पी। हाँ, कौन ए बराबर कौन 2 है, दर्शाइए कि इतना ही बात था और तो कुछ इस पे लिया हुआ है नहीं। तो क्या दिखाना है इसमें? पी क्यू एस। तो दर्शाना है। क्या करें, चारों बगल से जो है सहने की शक्ति बहुत हो गई है। क्या सोखने की शक्ति को ज़्यादा सोख रहा है। देखो इसमें तो यहाँ पर दर्शाना है क्या दर्शाना है कि त्रिभुज क्या था? पी हाँ, समरूप होना चाहिए किनका? टी क्यू आर का। ये दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा, इस बात को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ चीज़ का वर्णन किया गया, हल अर्थात उपपत्ति पे आते हैं। यहाँ से अपना बनाना चालू करेंगे। अब सोचो, एक समरूप तभी हो सकता है जब इनका कोई भी 3 चीज़ मिलना चाहिए, है ना? तो एक चीज़ इनका तो मिल रहा है, पी क्यू एस, छोटा त्रिभुज में भी क्यू वाला कौन आएगा, और टी क्यू आर बड़ा त्रिभुज में भी क्यू का मान आएगा। उभयनिष्ठ हो गया। बताए थे जब किसी भी भुजा हो या फिर कौन हो, जब दोनों त्रिभुज में काम करेगा तो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, और उभयनिष्ठ हमेशा बराबर ही होगा, दोनों में एक ही काम कर गया तो क्यू क्यू उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, दूसरा बात कुछ खोजो। चलो, दूसरा को निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें प्रोसेस देखना पड़ेगा, क्योंकि कौन 1 बराबर कौन क्या है, कौन 1 बराबर कौन 2 लिखा हुआ है। कौन है? ये कहाँ से आ गया? दिया गया था, समझ ना, दिया गया है। ये क्वेश्चन की बात था। तो एक नियम बताओ हमको, जब किसी त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर होता है तो उनका भुजा का संबंध कैसा होगा? अनुपात में बताया गया था कि समान कोण वाले के सामने वाला भुजा भी क्या होता है? एक समान होता है, बताए थे। यानी कि अगर कोई त्रिभुज रहेगा ना इस प्रकार से, अगर ये 2 कोण बराबर निकलेगा तो इनका सामने वाला भुजा भी क्या होगा? आपस में बराबर ही निकलेगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। नियम है सब चीज़। ठीक है, उसी प्रकार से त्रिभुज जो यहाँ पर पी क्यू और आर था, इस त्रिभुज में बोला कि जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण मेरा क्या होगा? बराबर था। इसका मतलब इसके सामने वाले भुजा पी क्यू और इनके सामने वाली भुजा क्या हो गया? पी आर, आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना, यानी पी क्यू बराबर क्या हो गया? पी आर हो गया। इसीलिए कह सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर। क्यों ऐसा हुआ? लिख सकते हैं कि समान कोण का सामने की भुजा, समान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आए बात समझ में? इसी कॉन्सेप्ट से जो है हमने क्या किया, दोनों भुजा को आपस में बराबर कर दिया। और पहले से क्या लिखा हुआ था इसमें? ये वाला बात लिखा हुआ था ना, चूँकि फिर से नए बात है तो चूँकि मार के इसको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या हो गया? क्यू टी बटे क्यू पी। ए भी कहाँ से आया? ए वाला बात भी दिया गया था, अपनी मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन की बात है। अब इसमें क्या करो, थोड़ा सा मान इसे बदलना पड़ेगा। यहाँ पर बता रहा है कि जो पी आर जो एक भुजा है, त्रिभुज अगर हम पकड़ेंगे पी क्यू एस ही समरूप करना था टी क्यू आर के साथ, तो उसमें पी आर नाम का भुजा कहीं यूज है? उसमें नहीं यूज है उसका।
तो यहाँ पर तो फालतू को लिख दिया गया है, इसका मान को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो पी आर का मतलब क्या हो रहा है, पी क्यू हो रहा है ना, इसको हटाएंगे, पी क्यू को डालेंगे, यानी कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी, तो अपना ठीक ठाक रहेगा। पी आर का मतलब क्या, पी क्यू। गुजिया ही बोल कौन, उसकी मामी का नंबर है, मामी ऊपर थी। देखो तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्या हो गया, पी क्यू। ए दो क्या हुआ, अब देखो इस जो भुजा का अनुपात था उस त्रिभुज में फिट करो, क्या क्या फिट हो रहा है, क्यू आर बटे क्यू एस। चलो इधर आओ, यहाँ पे इसके बाद बताते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। चलो त्रिभुज, अब त्रिभुज जिसको हमको समरूप करना था, पी क्यू एस, पी क्यू एस, यहाँ तक ठीक है। देखो तो कहाँ गया शीतल, इधर बैठिए। तथा नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर में है ना, टी क्यू जो निकलना था टी क्यू आर में समरूप होने के 3 चीज़ चाहिए ना, 3 चीज़ के लिए इसको बिल्कुल वहाँ उतार के रख दो। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। अब समझना, ये हो गया। और एक क्या था, ये समीकरण नंबर कहाँ से आया, 1 से ना। तो लक्ष्मी की ना पहला हुआ है ना। 20-25 हो गया होगा। अब इसमें चलो, अब दूसरा बात क्या था, अभी जब इसको मैच करते हैं यहाँ पर, तो कौन यहाँ पर जो कौन क्यू बना हुआ है, कौन क्यू बराबर क्या हुआ, समझना, कौन पी क्यू एस का भी कौन क्यू आ गया कि नहीं, कौन क्यू। अब टी क्यू आर में भी तो कौन क्यू है वाला क्यू आएगा, सेम का सेम। तो दोनों क्यू मिल गया। इसका मतलब इस प्रकार के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, इसे बहुत बार बताया भी गया था शायद। उभयनिष्ठ भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें मिलाओ कौन कौन सा बात मिला, देखो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बड़का त्रिभुज, क्यू एस छोटा त्रिभुज का भुजानुपातिक हुआ, बटे क्यू टी बटे पी क्यू टी बड़ा का फिर छोटा का, यानी 2 त्रिभुज का भुजा आपस में क्या अनुपातिक निकला, 2 भुजानुपातिक हो गया। उसके बाद एक कोण भी बराबर हो गया। तो कौन सा नियम इसमें काम करेगा समरूप होने के लिए, देखो विभाजित नहीं कुछ हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गया, ठीक है। समरूप का फैशन वही है। हाँ समरूप हो चुका। तो बोलेंगे किस नियम के तहत हुआ, तो 2 भुजा एक कोण, यानी एस ए एस से होगा, नहीं होगा, एस ए एस समरूपता से, समरूपता, बस हो गया, ये प्रूव हो गया। आए बात समझ में ना, बस इतना ही क्या करना है, इसको दिखाना है कैसे समरूप बनेगा। कहाँ से, अब से चलो सर उपस्थित बता दीजिए फर्स्ट से। कौन एक बराबर कौन 2 लिखा हुआ था, बताए थे जब 2 कोण बराबर होगा तो सामने वाला 2 भुजा भी आपस में बराबर होता है, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर हो गया। और एक कॉन्सेप्ट तो पहले से क्वेश्चन का ही था, तो इसका मान क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसीलिए मान लगाएंगे क्योंकि हमको बस यही 2 त्रिभुज को लेकर चलना है, और इस 2 त्रिभुज में पी आर नाम का भुजा ही नहीं है क्या, मिस करना, वो पी आर का नाम भुजा मिलेगा ही नहीं। तो नहीं मिलेगा तो यही ना अनुपात खराब कर रहा था। तो इसको हटा के क्या लगा लेंगे, पी क्यू लगा लेंगे, तब भुजानुपातिक निकल जाएगा, बिल्कुल क्लियर लगा लिया ना। बस यहाँ लगाए तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ताकि कुछ नाम से इसको बुलाएंगे आगे चल करके, तो कैसे बुलाएंगे। तो अब ये यहाँ निकल चुका। अब इसी बात पे आते हैं, 2 त्रिभुज में से देखो, ये 2 त्रिभुज जब हम समरूप करेंगे तो इनमें क्या क्या बात मिला, तो इनमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैच कर गया है, यहाँ पे डाल दिया इसको। अब इसको मिलाते हैं, क्या भुजानुपातिक हुआ, पी क्यू एस, चलो पी क्यू एस एक छोटा त्रिभुज हो गया, टी क्यू आर बड़ा त्रिभुज, इसमें कौन कौन सा भुजानुपातिक हुआ, क्यू आर बटे क्यू एस
क्यू आर बटे क्यू एस। बड़ा त्रिभुज में क्यू आर, छोटा त्रिभुज का क्यू एस अनुपातिक है। इसके बराबर क्या निकल रहा है, क्यू टी बटे पी क्यू। क्यू टी मतलब बड़ा त्रिभुज का भुजा, छोटका के लिए क्या हो गया पी क्यू। तो दो दो भुजा अनुपातिक निकला ना, यही दोनों भुजा अनुपातिक निकला था और यही दोनों भुजा से क्यू ही कोण बन रहा था। ये भी क्यू को क्यू आपस में बराबर हो गया, वह अंतरित कोण बराबर। तो जब दो भुजा बराबर होगा और दो अंतरित कोण भी उनका बराबर होगा, ऐसा कंडीशन में दोनों त्रिभुज किस नियम से समरूप होगा, यस से यस से होगा। बस यही तो था, समरूप हो गया। आता सर बराबर है, प्राइस रखिएगा बड़ा जैसा कुर्सी रखेगा। हाँ सर, हम भी रखेंगे सर। अब इसमें हाँ ठीक है, प्राइस की वजह से सब कुछ बढ़ेगा, मुझे उसका लगा। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5, इस पे ध्यान देना, इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, चलिए इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान देना इधर। इसमें पिक्चर पहले से लिखा हुआ था नहीं, इसको खुद बनाना पड़ेगा अपना निजी हाथों से, ठीक है। तो ए पी क्यू और आर नाम का एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में क्या बोला गया है कि भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार से हैं, यानी पी आर और पी क्यू आर पर की बात हुआ। अच्छा, क्यों आता नीचे आ जाएगा, बीच में दीजिए ना सर, एसटी हो जाएगा। क्यू आर पे बोला गया है और किस पे बोला गया, पी आर पे बोला गया ना। क्यू आर पर और किस पर, पी आर, इस पे बोला गया है। इस पे दो बिंदु हो गया, क्या क्या नाम का हुआ, एक यस नाम का और एक टी नाम का। मान लो यहाँ पे यस, यहाँ पे टी हो गया। कौन सा भुजा में, अच्छा पी आर वाले में यस होगा, इसमें यस होगा, क्योंकि पहले पी आर की चर्चा किया गया था, ठीक है तक ना। हाँ, इस प्रकार से स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। कोण जो P है किसके बराबर होगा, RTS। RTS मतलब RTS, इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइनिंग खींचा गया होगा, तब तो ऐसा कोण बनेगा इसमें। तो ये जो कोण हुआ RTS किसके बराबर है, कोण P के बराबर हो गया। यहाँ तक ठीक है ना, जैसा बोला गया था। बस इतना ही बात, और कुछ तो है नहीं। तो दिखाना है RPQ समरूप RTS। RPQ, RPQ, ये पूरा त्रिभुज जो बराबर वाला है समरूप किसका है, RTS का। RTS मतलब छोटे वाले का समरूप है, यानी बड़ा त्रिभुज को छोटे त्रिभुज के साथ क्या करना है, समरूप दिखाना है। इस क्वेश्चन में है, बस इतना ही बात था। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 5 नंबर के सवाल पे आते हैं। इनका हल स्टार्ट होगा यहाँ से कि त्रिभुज PQR में, समझना, तो कौन सा कोण किसके बराबर हो रहा है इसमें। तो बोला गया था कोण RTS बराबर क्या है, कोण P है, यानी कोण P बराबर कोण RTS। कोण P बराबर क्या निकला हुआ है, कोण RTS निकला हुआ है। और कुछ है क्या इसमें स्पेशल, और कुछ तो है नहीं। तो सीधा क्या निकालना है हमको, तो दर्शाना है, बोलो कौन सा त्रिभुज था, RPQ बराबर, अच्छा समरूप, हाँ कौन सा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज था RTS था, छोटा त्रिभुज था RTS। दोनों को क्या करेंगे, समरूप निकालेंगे। अब यहाँ से उपपत्ति में आ जाते हैं, कैसे बनेगा। अब समझो, समरूप होने का 4 नियम, चारों में से कौन सा काम करेगा पता करो। देखो पहले जो बनाने के लिए पहले पिक्चर ही समझ के सोचो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं समरूप निकालने के लिए, कौन कौन सा बात इसमें निकाल सकते खोज के। समरूप तक जो नियम था ना, चाहे भुजा मिल जाए या फिर दो कोण मिल जाए, दो कोण मिल जाए, तीनों भुजा अनुपातिक हो जाए, दो भुजा एक कोण मिल जाए, ये सब नियम था ना। तो इन सभी नियमों में से यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो सकता है, इस बात को निकालो। तो कौन कौन सा वही लिखना है। तो यहाँ पे कर देते त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS। जो इसका नियम लिखा दिया गया था समरूपता की कसौटी, उसको एक बार साथ समझ के याद कर लेना, तो बार बार दिक्कत करेगा ये कहानी, है ना। जो बताते करेंट उसको बोले थे हमेशा याद करते रहो। अब समझना।
करंट मतलब इन्हें कि 10 दिन छोड़ के याद करेंगे तो फिर वो याद ही नहीं होगा, समझ ही नहीं पाएंगे क्या बताया गया या क्या करना क्या नहीं करना। अब इन दोनों त्रिभुज में क्लियर बात है कि बड़ा त्रिभुज में आर पी क्यू का इनका जो पी वाला जो कोण था किन के बराबर हो गया, छोटा त्रिभुज का किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है कि नहीं बोलो, या तो पहले से लिखा हुआ था आर टी एस के बराबर, कौन आर टी एस आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये बात कहाँ से लिख दी, अपनी मन से, अपनी मन से नहीं, चूँकि क्वेश्चन में ही दिया गया, ये सब बात था दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक ही कौन मिला हुआ है ना, उसके बाद समरूप करने के लिए कम से कम 3 चीज़ चाहिए। अब कौन रहेगा, 2 कौन भी मिलेगा तो काम हो जाएगा, है ना। तो और इसमें क्या आ सकता है, दिमाग लगाओ, ये खोजना है। समरूप होने के लिए और कुछ खोजो तब तो समरूप कर पाएंगे, एक उससे समरूप होगा। समझ ना, कौन त्रिभुज आर पी क्यू आर टी एस, ये जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू आर टी एस, इन दोनों में क्या एक समान लग रहा है देखने में कि आर का यूज हमेशा 2 बार हुआ है। बड़े के त्रिभुज के लिए भी कौन आर आया हुआ है और छोटे के लिए भी कौन आर आया हुआ है। इसका मतलब कौन आर कैसा कौन हो गया, उभयनिष्ठ कौन हो गया, है कि नहीं। तो कौन आर दोनों मिल गया, तो दोनों में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। इसलिए आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 2 कोण मिल गया, 2 कोण बराबर होने पर भी त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, ये समरूपता के अनुसार से। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ये जो आर पी क्यू है समरूप हो गया किसका, आर टी एस का। क्या समझे बात, कौन नियम से हुआ, ए समरूपता से, समरूपता से। समरूप पे निकालने दिया गया था, वो तो निकल चुका, तो बस यहीं पे प्रूफ लिख दो कि जो निकालने बोला गया था वो निकालती है यहाँ पर। अरे बात समझ में, बस ऐसा ही बनेगा। तो ज़्यादा बड़ा कहाँ हुआ, 4 लाइन में तो आंसर निकला। तब अरे बात समझ में, चलो चुप। चलो इसके बाद सवाल नंबर 6 पे देखना। तो 6 नंबर में एक चित्र है जो कि आकृति 6.37 पे लिया हुआ था, जो सामने यहाँ पर है, ठीक है। इस चित्र में क्या क्या बात है पहले समझना। तो इसमें बोला गया यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के साथ, तो ए बी सी समझो, ए बी ई मतलब ए त्रिभुज। अरे मैं समझ में, समरूप क्या है, ए सी डी के साथ है क्या, ए सी डी ए त्रिभुज मतलब ऐसा वाला त्रिभुज, ठीक है, और ऐसा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इसको थोड़ा सा नीचे इसका कच्चा आकृति कर दे, यहाँ से अलग कर लेते हैं ताकि समझने में बेहतर होगा। समझ में रहेगा कैसे निकला हुआ, ये क्या बन गया, क्या बना सर, समझना। जो त्रिभुज यहाँ पे इसके बारे में बोला गया था ना, ऐसा वाला, उसी डिजाइन यहाँ पे दे दिए, मतलब इसी डिजाइन का त्रिभुज यहाँ पर है, और ये जो त्रिभुज था ए सी डी का यहाँ पर दे दिए। ऐसा समझे बात, ताकि समझ में आएगा कि कौन सा भुजा क्या ले रहे हैं। इधर का हो गया ए डी, इधर सी, है बात समझे। मतलब इसी त्रिभुज को टुकड़ा को अलग करके यहाँ पे लिख दिया गया। ऐसे करना नहीं है, मतलब समझाने के लिए कि जल्दी समझ में बेहतर आएगा उस पर, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब समझना इसमें क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। अब इस आकृति में कौन कौन सा बात लिखा हुआ था, सिर्फ इसमें लिख दिया था कि त्रिभुज ए जो है दी गई आकृति में, पहले करते हैं, दी गई आकृति में इसमें बोला गया ये जो त्रिभुज था ए बी ई नाम का, ठीक है, क्या था, ए डी ई था ना, नहीं ए बी ई और ए सी डी। चलो ए बी ई सर्वांगसम क्या हो गया, ए सी डी। यहाँ तक क्लियर है ना, ये आपस में सर्वांगसम है और कुछ इसमें नहीं बोला गया है। तो इसी सर्वांगसम को बेस बना करके जो अगला प्रूफ क्या करेंगे हम, बोला गया था ए डी ई समरूप करना ए बी सी का, है ना।
तो दर्शाना है कि त्रिभुज क्या था, ADE समरूप किन के साथ, ABC। अब ADE और ABC कहाँ पर है, ADE ऊपर का छोटा वाला, ABC पूरा बड़ा वाला, तो छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले के साथ क्या है, समरूप है। सर्वांग सम होगा क्या ये दोनों, तो छोटा बड़ा सर्वांग सम कैसे हो सकता है, लेकिन समरूप तो हो सकता है ना, तो समरूप है इस बात को निकालना है। लेकिन इस समरूप निकालने के लिए पहले ही बता दिया गया कि हम मान के चलते हैं AEB ए त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज ADC आपस में क्या है, सर्वांग सम है पहले से। जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम रहता है इसका मतलब उसमें कौन सा गुण काम करता है, सबसे पहली बात उनका संगत भाग बराबर होगा। संगत भाग में क्या क्या हो सकता है, उनका कोण हो सकता है या फिर उनकी भुजा हो सकती है ना, वह दो बात। तो इनका मतलब कोण भी बराबर होगा और इनका भुजा का माप भी बराबर होगा, ये बात दो होगा। क्यों, क्योंकि ये सर्वांग सम था इसीलिए। तो यहाँ से उपपत्ति पे आते हैं दोबारा हम। अब चूंकि लगा के करो त्रिभुज ABE ये सर्वांग सम है किनका, त्रिभुज ACD का। कहाँ से आ गया ये वाला बात, तो एक बात दिया गया था, देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है, हल्का समझने की कोशिश करना। जो रूल बताया गया था सर्वांग समता और समरूपता का, वो हल्का से याद है तो बात समझ में आ जाएगा। बस एक बार घर में क्या करना, कॉपी पलटा के देखना कौन कौन से तरीक़ा से बनाया गया था। ज़्यादा बात नहीं, मुश्किल से 5-6 लाइन का एक कहानी है, ऊपर तो पता है कैसे कैसे खोज कर लिखना है कि नहीं। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और इसको थोड़ा हवा इस प्रकार से बना दिया जाता है कि तो बच्चा जो ज्यामिति से ही डर जाता है ना। लेकिन अगर इसको सही से देखा जाए तो उतना बड़ा चीज़ है ही नहीं। हाँ काटने के बाद जो खाने में मजा आता है। तो कहाँ सोच रहे, चलो ठीक है। तो ABE अब समझना, जब ये सर्वांग सम हो गया, देखो मेरा एम क्या है, ये जो मकसद इसको लेके चलना कि ADE और ABC को समरूप करने के लिए हमको इनका भुजा को खोजना पड़ेगा, कौन कौन सा बराबर होगा, इनका कौन कौन सा कौन इससे मैच करेगा उसको बराबर लेके चलो, क्योंकि हमको इस बात को निकालना है। तो ADE और ABC के लिए अब ABE और ACD अगर यहाँ पर क्या हो गया सर्वांग सम है, तो इनसे कौन कौन सा बात सामने आएगा। अगर ये सर्वांग सम होगा, सीधा सी बात है AE वाला भुजा और AD आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम था ये दोनों। क्या था ये दोनों, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो इसका माप बराबर ना होगा, तो जितना AE उतना AD। तो कर सकते हैं इसका AE वाला भुजा इसका AD वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम था इसीलिए। उसके बाद खोजो दूसरा क्या होगा, BEAC गाड़ी लेकर कोई पैसे जी यहाँ के नहीं पहले पढ़ के 650 टका छे एक ढल के पर साल में सर हाँ? BEAC। हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान, A वाला AD और AE वाला काम हो गया। अगर इस AE त्रिभुज का AC होगा, इसका कौन सा होगा, AB होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो AC वाला भुजा कहाँ गया, AC भुजा किसके बराबर होगा, यही AC तो AB ना होगा, AB बराबर होगा। इसका AC तो इसका कौन सा भुजा, AB आपस में बराबर होगा ना। ठीक है, वहीं पे कहा जाते हैं। तुम्हें क्या दीजिए, कैसे हो जाएगा सर बराबर, बोल रहे ढोल दो। समझ नहीं बराबर कैसे होगा, अब आई नहीं। ABE का भुजा AB वाला सबसे बड़ा भुजा होगा कि नहीं होगा, ADC का सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, AC। इसका नाप बराबर होगा आपस में, बराबर क्यों होगा, क्योंकि समरूप है। समरूप का मतलब ही कि नाप बराबर होना चाहिए, इसलिए बराबर किए। और AE बराबर AD। हाँ, तो ADC का भुजा AD, AEB का भुजा AB, ये छोटा छोटा हुआ कि नहीं, तो छोटा छोटा अपने बराबर नहीं होगा, जो भी नाप का बराबर नाप का होगा दोनों। और कुछ मिलेगा,
हाँ तो डी बराबर बी सी हो सकता है ना। हाँ, इसका डी सी तो इसका बी ई बराबर होगा, नहीं होगा? ए बी ई, इसका बी ई तो इसका डी सी आपस में बराबर होगा। इसका बी ई, इसका क्या होगा? इसका बी ई निकलेगा तो इसका सी डी निकलेगा। ये आपस में बराबर हुआ। क्या कॉन्सेप्ट था तीनों के लिए? तीनों का यही कॉन्सेप्ट हुआ कि सर्वांग की संगत भाग क्या होता है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। अब इसमें जो है और कुछ मिला क्या? तो आते हैं, अब देखते हैं प्रमाणित करने के लिए। क्योंकि कौन भी इनका बराबर होगा तो उनका काम पड़ेगा तो ले लेंगे बाद में, है ना? है ही नहीं, लेकिन बराबर है। कैसे बराबर नहीं होगा? कौन ए इसका भी है, कौन ए इसका भी है, बराबर हुआ। एक कौन तो हो गया। ए बी ई का कौन ई तो ए डी ई का कौन डी आपस में बराबर होगा। कौन भी बराबर होगा ना, कौन भी है इनका, बिना कौन का त्रिभुज बनेगा। चलो तो अब आते हैं किसमें? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखो तो कौन कौन सा तीन बात मिला कि नहीं मिला। सबसे पहले कौन ए बराबर कौन ए पकड़ो। क्यों ऐसा पकड़े? क्योंकि इसमें भी कौन ए आया, इसमें भी कौन ए आया, तो दोनों में कौन ए मैच कर गया ना। कौन ए मैच किया मतलब कौन उभयनिष्ठ हो गया, और उभयनिष्ठ तो बराबर दिखाते ही हैं। वाला पॉइंट हो गया सामने, और कम से कम दो बात सही है। कौन रहेगा तेगो सो होगा, नहीं तो दो और सही है। सब बी सी भी हो सकता है। हाँ? क्या समझना कैसे नहीं होगा? पहले छोटा था ना ए डी ई, तो ए डी का ए डी भुजा, अब वर्ग ए डी किसके बराबर था? ये भी छोटा था ना, तो ए डी बटे ए डी ई का डी ई और ए बी सी का बी सी बराबर हो सकता है ना। रुको एक मिनट, ऑफ करने दो, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। तो पहला पॉइंट यहाँ इसका जो है कौन ए उभयनिष्ठ हुआ। सेकेंड बात पे आते हैं कि अगर वहाँ पर हम ए डी और ए ई आपस में क्या है, ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा? क्यों होगा तो इसका कारण यहाँ पे दिया गया था, है ना। क्यों बराबर ए ई बराबर ए डी होता है? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या था? सर्वांग सम था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ए ई बटे ए डी, ए ई बटे ए डी बराबर, अच्छा रुको एक काम करते हैं, इसको जो है ना पहले हम निकाल देते हैं, फिर बाद में करते हैं। अब आई नहीं, यहाँ बताओ ए ई बटे ए डी का मान कितना होगा? ए ई बटे ए डी, जब दोनों आपस में एक बराबर मान है तो कितना इसका वैल्यू सामने आएगा? एक होगा। ऐसा समझे बात? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए ई का जितना मान होगा उतना मान मेरा ए डी का ही है। जब समान समान आपस में रहता है तो उसका वैल्यू एक ही निकल देगा ना। यहाँ से देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से ए बी बटे ए सी का मान कितना होगा ये बताओ? ए बी बटे ए सी, कैसे देखेंगे? चलो ठीक है, अपना काम करने दो सबको। अब इसका वैल्यू भी कितना हुआ? एक के बराबर ही होगा। आवाज जो
उससे बड़ा ट्रैक्टर तुम लोग है। अब समझना, यहाँ पर जो दोनों बात निकला हुआ है कि ए ई बटे ए डी बराबर 1, ए बी बटे ए सी बराबर 1, 1 1 निकला, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या मान था, बराबर मान था, इसलिए 1 निकलेगा। तो दोनों को जब देखेंगे, तुलना करेंगे तो क्या बात सामने आएगा। तो इसको मान लेते 1, इसको मान लेते क्या 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकलेगा सामने, यहाँ तक ठीक है ना। इन दोनों सामने आएगा ए ई बटे ए डी बराबर क्या हुआ, ए बी बटे ए सी, यहाँ तक सामने आएगा। अब मिलाओ, ये जो दोनों अनुपातिक बात निकला हुआ है, क्या उस त्रिभुज में काम कर रहा है। ए ई बटे ए डी बटे ए ई सामने आया, मतलब दोनों छोटा छोटा ही आपस में अनुपात निकल गया। बराबर होगा ए बी बटे ए सी, दोनों बराबर ही अनुपात आपस में निकल गया। ऐसा कंडीशन में भी दोनों का भुजा समानुपाती कहा जा सकता है। और इसको निकालना चाहेंगे कि एक छोटा का एक बड़ा का भुजा, तो भी निकलेगा। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और जो इधर जाएगा उधर इसको उधर भेज देना, ऑटोमेटिक जो बड़ा का छोटा का फिर बड़ा का बटा हो जाएगा, छोटे त्रिभुज का बड़ा त्रिभुज का निकल जाएगा सामने। ठीक है, वो कर दें क्या। नहीं सर, बहुत लंबा हो गया सर। लंबा ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, तो हर बार नाश्ता में हलवा नहीं मिलता है समझ में। कभी कभी जो मतलब कि क्या बोला जाता है, मतलब मुलायम खाना जिसको बोलते हैं, मुलायम खाना। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर देते हैं। ये तो सोचे कि ये ई इंटू ए सी ऐसा निकलेगा ना, बराबर क्या होगा, ए डी इंटू ए बी। यहाँ तक ठीक है। एकदम ठीक है। हाँ, फिर इसको बटा करना पड़ेगा ना। तो इतने अब समझना, अब जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए ई लिखा हुआ है, ए ई छोटा त्रिभुज का ए ई, इसको यहाँ रहने देते हैं। इसके नीचे किसको डालें, एक छोटा देख बड़ा लेंगे ना, ए सी। ए सी कहाँ गया, इधर रह गया, ये ई इंटू ए सी, सर ये नहीं हो सकता। हाँ, तो दोनों मिलके सर ऐसे बन सकता है ना। ये ई बटे ए बी। यहाँ से ए ई बटे ए बी करना पड़ेगा, ए बी नीचे आएगा, या गुना के रूप में था ना, जाएगा तो नीचे लगेगा। क्या बच गया, यहाँ पर ए डी बचा हुआ है, इस नीचे क्या लगेगा, ए सी लगेगा। यहाँ वाला ए सी अंदर जाएगा इसका। यहाँ तक ठीक है। सभी के नंबर 3 इसको दे देते हैं। अब त्रिभुज निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज, अब आई थोड़ा कम करो। अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज पूरा बड़ा वाला क्या हो गया, ए बी सी। ए बी सी में कौन ए बराबर कौन ए कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, इसीलिए आपस में हाँ बताते हैं। ए बराबर होगा, इसको सेम का सेम यहाँ पे उतारो, ए ई बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए सी। समीकरण नंबर कहाँ से आया, समीकरण नंबर 3 से, इसको 3 से लिखे। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट से समरूप हो गया। कैसे हुआ यहाँ पे बता, ध्यान देना। अब एक कॉन्सेप्ट बात समझ में आया, क्यों ऐसा किए, क्योंकि आपस में बराबर था। ए ई और ए डी का मान आपस में बराबर होगा, बराबर मान करके एक ही निकलेगा ना, इसका मतलब इसका वैल्यू तो 1 के बराबर होगा। ए बी और ए सी भी आपस में क्या है, बराबर है, इसका मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब ऐसा क्यों करेंगे, इस बात को हल्का सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसा मैथ्स का पॉइंट होता है जहाँ कहीं कहीं पर उसको हल्का सा जो जैसे भी हो याद ही रखना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ा ऐसा ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तब तो ये वाला कॉन्सेप्ट सामने आएगा, है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 से जब तुलना करें, दोनों का राइट बराबर हुआ तो ये दोनों बराबर होगा ही, या तो ठीक है ना। अब इसको जब तुलना करते हैं ना, ए ई बटे ए डी, तो हम इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या दिए थे सर्वांग समरूप होने के लिए, कि एक भुजा का किसी त्रिभुज के जब उनका भुजा दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा के साथ जब अनुसमानुपाती होगा तब वो त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। तो इसमें अभी क्या निकला हुआ है, ए ई बटे ए डी। तो ए ई भी छोटे त्रिभुज का भुजा था, ए डी भी छोटे त्रिभुज का भुजा हुआ, एक छोटा बड़ा नहीं है ना हुआ। तो यहाँ से मतलब इस कॉन्सेप्ट से भी समरूप कर सकते थे, लेकिन और बेहतर करने के लिए क्या किए,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक छोटा त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, तब तो हुआ इसका भुजा उसका संगत भुजा का अनुपातिक निकला, है ना। एक छोटा का बड़ा लेना पड़ेगा। तो ऐसा तभी होगा जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही कर दिए, ए ई गुना ए सी बराबर ए बी गुना ए डी। क्या गया है। अब यहाँ से जो मेरा ज़रूरी है उसको पकड़ते हैं। चलो आगे में ए ई था, ए ई को रहने देते हैं। तो एक हुआ छोटा का, दूसरा बढ़ के पकड़े। इसके बाद दूसरा भुजा क्या होगा, बड़ा त्रिभुज का होना चाहिए, क्योंकि बड़ा को हम समरूप करना है। तो बड़ा त्रिभुज कौन सा भुजा होगा, सर एसी भी तो हो सकता था। ए सी बगल में ना, तो बगल में से बटा कैसे घुसेगा, होगा क्या, नहीं गुना गुना है तो नीचे क्या आ पाएगा, ए सी तो नहीं ले पाएंगे हम। तो क्या होगा इसके लिए, ए बी यहाँ से हम कर सकते हैं, इसलिए ए बी लेके आए। ए डी करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगा घूम फिर के, है ना। तो अगर ए बी को हम इधर करना चाहेंगे तो अंदर ही जाएगा, अंदर हुआ। अब यहाँ पे पहले से ए डी था, जब ए सी को उधर भेजेंगे तो गुना था तो भाग ही बनेगा, तो अंदर ही जाएगा। अब यहाँ से मैच करो तो ए ई छोटा त्रिभुज का ए ई, बड़ा त्रिभुज का क्या हो गया ए बी, बड़ा त्रिभुज का ए बी, इसका अनुपात बराबर हुआ छोटा का ए डी बटे बड़ा का ए सी, हुआ ना। यानी कि ये दो त्रिभुज में ए डी ई में और ए बी सी में दो भुजा इसका अनुपातिक निकल गया, और एक कोण जो ए दोनों मैच कर रहा था वो विनिष्ट हो गया। तो दो भुजा मिल गया और एक कोण मिल गया, तब आपस में समरूप होगा ना। कौन सा नियम, कॉन्सेप्ट से, यस यस समरूपता से, बस वही प्रूव्ड हो गया। और क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे दे दे इसको, देखो ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी आपस समरूप हो गया। कौन सा नियम से, प्रूव्ड हो गया। समरूपता कहाँ किया जाए, नीचे तो जगह है, लिख दीजिए, आ जाता है। तो ए समरूपता से, समरूप अभी अच्छा ये को यस मिटा के एक करेंगे, यस ए यस समरूपता से। आगे बात समझ में। तो इस समरूपता से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी का। तो अब बोलो कहाँ पे डाउट है किसी को, ठीक है फिर से कर दे, पहले उतारो इसको, ठीक है फिर बता देते हैं।